पूनम पढ़ी लिखी और बहुत समझदार लड़की है। अपने माता पिता की इकलौते बेटे की बहन है। तुमने कुछ सुना पूनम? पापा दूसरी शादी कर रहे हैं, वह भी उस काम वाली से जो माँ के चले जाने के बाद से उनकी सेवा कर रही है। अब तुम ही उन्हें समझा सकती हो। बुढ़ापे में जवानी चढ़ी है उन्हें, जाने कौन सा नशा चढ़ा है जो 85 की उम्र में भी बेइज्जती करवाने पर चल पड़े हैं। एक बार भी बच्चों का, समाज का ख्याल भी नहीं आया। इतनी घटिया हरकत करते हुए आज सुबह से ही पूनम जल्दी जल्दी घर के कामों को समेट रही थी, क्योंकि बच्चों को भी स्कूल छोड़ना था। पति का टिफिन कि अचानक ही सुबह सुबह ही ऑस्ट्रेलिया से भैया का वीडियो कॉल आता है। फोन देखकर पूनम हैरान हो जाती है। कभी भी टाइम नहीं मिलने वाले भैया को टाइम कैसे मिल गया कि वह मुझे वीडियो कॉल करने लगे। लपकते हुए पूनम ने फ़ोन उठाया। हेलो, नमस्ते भैया। हाँ ठीक है, और तू बता कैसी है? वही उनकी चिर परिचित सी आवाज़। दोनों भाई बहन में ही लगभग 10 साल का अंतर था। भैया आज भी पूनम को बच्ची समझते, चाहे भले ही पूनम 2 बच्चों की माँ क्यों न हो। पूनम, तुमने कुछ सुना कि नहीं? क्यों, क्या हो गया भैया? पूनम हैरान होते हुए पूछ बैठी। अरे नहीं, मैं पूछ रहा हूँ पापा के बारे में कुछ पता चला? पूनम और भी घबरा गई, उसकी धड़कनें और भी तेज हो गई। उसने कहा, पापा के बारे में? नहीं तो क्या हुआ पापा को? पापा ठीक तो है ना? अरे हाँ, पापा को कुछ नहीं हुआ, लेकिन सुना है पापा ने दूसरी शादी करने का फैसला किया है, वह भी उस काम वाली से जो माँ के जाने के बाद से उनकी सेवा कर रही है। देखो मैं तो आ नहीं सकता, अब तुम ही उन्हें समझा सकती हो। क्यों बुढ़ापे में हंसी करवाने पर तुले हुए हैं। इनकी हरकत की वजह से हम समाज में किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे, क्योंकि हमारी नाक कटवाने पर तुले पड़े हैं। 85 साल की उम्र में भी इन्हें जवानी चढ़ी है। एक बार भी बच्चों के बारे में नहीं सोचते। भैया की बात सुन पूनम सोचने लगी, जरूर भैया को पापा के पड़ोस में रहने वाले अंकल ने ही फ़ोन करके बताया होगा। पूनम छोटी जरूर थी, लेकिन अपने पापा के लिए भाई के मुंह से ऐसी गंदी बातें सुन वह उल्टा भैया को ही डांटने लगी। भैया कैसी बातें कर रही हो? आपको जरा भी शर्म नहीं आ रही अपने ही बाप के बारे में ऐसी बातें करते हुए? अच्छा, सॉरी, लेकिन सुन, पापा को समझा जरा। तेरी तो फिर भी सुन लेते हैं, मुझसे तो न जाने क्यों हमेशा नाराज ही रहते हैं। भैया की बात सुन पूनम सोचने लगी, आखिर क्यों नहीं नाराज हो? भैया शादी के बाद आप अपना पूरा परिवार लेकर ऑस्ट्रेलिया जाकर बस गए, एक बार भी पापा के बारे में नहीं सोचा। पापा औलाद होते हुए भी बे औलाद की जिंदगी जी रहे हैं। क्या सोच रही हो तुम? मेरी बात समझ में आ रही है ना? तभी भैया की आवाज़ आई। हाँ भैया, मैंने सुन लिया है। अभी 2 दिन पहले ही तो मेरी उनसे फ़ोन पर बात हुई थी, तब तो ऐसी कोई बात पापा ने नहीं बताई थी। एक काम करती हूँ, कल संडे है, मैं बच्चों को लेकर पापा के पास चली जाती हूँ, फिर देखते हैं आखिर बात क्या है। मैं देखती हूँ, कहते हुए पूनम ने फ़ोन रख दिया। अगले दिन पूनम अपने पापा दिनेश जी के घर पहुँच जाती है और उनका आशीर्वाद लेते हुए वहीं उनके पास बेड पर बैठ जाती है और बातें करते करते ही बातों का रुख ऐसा मोड़ती है कि दिनेश जी खुद ही अपने मुंह से पूनम को बताने लगते हैं, बेटा पूनम, मैं तुम्हें कुछ बताने जा रहा हूँ, बहुत ही ध्यान से सुनना। पहले मेरी सारी बातें सुन लेना, इसके बाद कुछ कहना। बेटा, मेरी जो काम वाली है ना पुष्पा, मैं कल उससे शादी करने वाला हूँ। कहते हुए पापा एकटक मुझे देखने लगते हैं। बिल्कुल शांत माहौल था। थोड़ी देर बाद ही पापा ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, बेटा तेरी माँ के जाने के बाद पुष्पा और उसकी बेटी रूपाली मेरी पूरे तन मन से सेवा कर रही है। पुष्पा विधवा है, रूपाली अभी पढ़ रही है। मेरी कभी कभी ऐसी हालत हो जाती है कि मैं बिस्तर पर ही सब कुछ कर देता हूँ, पर वह बिना सिकन के ही सब कुछ साफ करती है, खाना भी बनाकर खिलाती है, और दोनों माँ बेटी में से कोई ना कोई हमेशा मेरे पास ही रहती है। पुष्पा जेके अस्पताल में काम करती है, वहाँ उसे बस 8,000 रुपये मिलते हैं। बताओ आज के समय में इतने से रुपये में क्या होता है? मैं 85 साल का हो चुका हूँ और अब लगता है कि मेरा कभी बुलावा आ जाएगा और मैं पेंशन भी 40,000 रुपये पाता हूँ। अगर मैं पुष्पा से शादी कर लेता हूँ तो उसे मेरे मरने के बाद कम से कम मेरी आधी पेंशन लगभग 20,000 रुपये मिल ही जाएगी, तो उस बेचारी का भी भला हो जाएगा। और बाकी सब कुछ मैंने वकील अंकल से मिलकर बात कर लिए, सारे कागज भी तैयार करवा लिए हैं। तुम वकील से मिलकर वह सब कुछ समझ लेना। बेटी
औलाद होते हुए भी आज मैं बे औलाद की ज़िंदगी जी रहा हूँ। अगर पुष्पा और उसकी बेटी ना होती तो मैं यहाँ किस हालत में होता, ये तुम भी सोच सकती हो। बस औलाद का नाम होने से ही जब सारी जायदाद पर उसी का हक होता है, चाहे वह औलाद माँ बाप को पूछे ना पूछे, लेकिन जायदाद पर उसका पूरा हक होता है। लेकिन बेटा, एक बार इंसानियत के नाते सोच कर देखना, जो माँ बेटी मेरी निस्वार्थ भाव से इतनी सालों से सेवा करती आ रही है, एक औलाद से बढ़कर मेरा देखभाल कर रही हैं, तो मैं उनके हाथ को खाली कैसे रख सकता हूँ। इसलिए मैंने ये फैसला लिया है बेटा, अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर है। अगर मेरा फैसला तुम्हें गलत लगे तो तुम जो चाहे वो करो, और अगर मेरा फैसला तुम्हें सही लगे तो तुम अपनी नई माँ का पूरे दिल से स्वागत करना बेटा। मेरा पुष्पा से या उसकी बेटी से कोई मतलब नहीं है, बस एक इंसानियत है। और वकील के पास से भी इस घर में उन दोनों माँ बेटी के रहने के लिए बस एक कमरा ही देने को कहा है, ताकि मेरी पेंशन में और एक कमरे से उनका गुजारा अच्छे से हो जाए। पापा की बातें सुन पूनम की आंखों में आंसू बहते ही जा रहे थे। वह मन ही मन सोच रही थी, पूरे समाज में चाहे पापा भले ही बदनाम हो गए हैं, लेकिन उनके बदनामी के पीछे की अच्छाई किसी को भी दिखाई नहीं दे रही कि कैसे पापा एक बेसहारा अकेली लाचार औरत को सहारा दे रहे हैं। जाते जाते पापा अपने सब्र का रास्ता खुद लिख लिए। पूनम पापा के फैसले से पूरी तरह से सहमत थी और फ़ोन कर भैया को भी निश्चित रहने के लिए कह दिया। दोस्तों, बुढ़ापे में जो सहारा बने वही तो सच्चा दोस्त, हमसफ़र या औलाद होती है, और वह भी ऐसे समय में जब आप बेड पर पड़े हो और कोई आपकी जी जान से सेवा कर रहा है, तो आपका भी तो कुछ फर्ज बनता ही है। इंसानियत के नाते ही सही, पूनम अपने पापा के फैसले से काफ़ी खुश थी। दोस्तों, ये मात्र मनोरंजन के लिए बनाई गई काल्पनिक कहानी है। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई हो। अगर कहानी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें। नई नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका धन्यवाद।